सच भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है जब बहुत जोर से झूठ साजिश करने लग जाता है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव आपके दिल के बहुत करीब है। ये बातें अब कहने सुनने की नहीं है, प्रमाणित हो चुकी हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने इस भारत लाइव को प्यार करते हैं। कारण है उसका कि सच और सच की लड़ाई में, सच दिखाने में हम सबसे आगे रहते हैं और ये सब आप लोगों के बदौलत हो रहा है। आप लगातार हमारी बातों को रखते हैं, फीडबैक देते हैं और इसके साथ हम बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि आज भी जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बिहार की राजनीति का एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिस पहलू पर निश्चित रूप से आप गौर करेंगे और लगातार आप इस पर सोच भी रहे होंगे। राजनीति है क्या, चुनाव है क्या और किस तरह से चुनावी रंज में, चुनावी रण में एक दूसरे को छोड़ने, पकड़ने, दोस्ती, दुश्मनी सब भुला देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो 5 साल उन्होंने काम किया है शायद वो जनता को पसंद नहीं आया, नापसंद हुआ, या फिर कौन सी ऐसी युक्ति लगाई जा सकती है जिससे कि वो पुनः अपनी गोटी लाल कर सकते हैं। इसके लिए सारी योजनाएं बनती हैं और हर तरफ आपने देखा होगा योजनाओं का अंबार लगा हुआ है। लगातार चुनावी तैयारियां शुरू हैं। जब से चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कोरोना संकट से हमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है, जो कोरोना संकट की बातें हैं उसके लिए हमने तैयारियां कर ली हैं और चुनाव अपने नियत समय पर होंगे, उसके बाद से आपने देखा होगा सरगर्मी काफी बढ़ गई है। जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे वो भी अब जनता के दुख दर्द को समझने का प्रयास करने लगे हैं। इस पर चर्चाएं भी बहुत हो गई हैं। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आने के समय 2005 में जब आए थे तब बहुत सारी बातें हुई थी, वो बातें अब जनता को याद आने लगी हैं। जब बच्चा भी छोटा से बड़ा होता है, जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद आप उसे कितना प्यार करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ लिख करके वो युवा बनता है आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और आप उससे सोचने लगते हैं कि वो अब कमा करके आपको देगा, आपके घर का सहारा बनेगा और आपके दुख दर्द में हिस्सादारी निभाएगा। पर 15 साल का समय बहुत होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जिसकी मंशा और जिजीविषा को लेकर के बार बार चर्चाएं होती हों और यह कहा जाता हो कि यह व्यक्ति आगे कुछ करेगा, विकास के रास्ते बनाएगा, विकास के मानकों को पूरा करेगा और अपने राज्य को, अपने लोगों को, अपने परिवार को जिसे वो अपना कहता है उसे आगे लेकर के जाएगा। पर राजनीति हमेशा सत्ता और कुर्सी की होती रही है और इसमें मुद्दे छूटते गए। आपको लग रहा होगा कि हम किस तरह के ज्ञान बांट रहे हैं, पर जब जब चुनाव आते हैं आप देखिए कि दोस्ती और दुश्मनी भुला करके किस तरह से गले मिल जाते हैं। कोई दही का टीका लगा देता है तो कोई यह भूल जाता है कि इसे हमने जंगल राज कहा था। इन सब बातों के बीच में वो बातें मुख्य हो जाती हैं कि बाकी के लोग क्या करेंगे। दो योद्धा आपस में युद्ध लड़ करके इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि तीसरे को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। बार बार तीसरा मोर्चा बिहार में अपनी जड़ें खोजता रह जाता है, ढूंढता रह जाता है, तब तक चुनाव आ जाते हैं और चुनाव में वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति इतनी ज्यादा मजबूती से पैवस्त हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या और सदस्यों वाली पार्टी कहती है, वो पूरी तरह से यहां आकर के घुटनों के बल नतमस्तक हो जाती है नीतीश कुमार के सामने। अपने मजबूत साथी जिसने 2014 में नीतीश जी के विरुद्ध जाकर के और यह किया था कि उसने एनडीए का साथ दिया था और उस जगह आपने देखा होगा कि क्या हुआ। सीधी तौर पे आपने सारी बातें देखी और देखा कि किस तरह से रामविलास पासवान को भी चिराग पासवान ने ले जाकर के नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया। नतीजा बेहतर रिजल्ट हुआ। नीतीश कुमार धाराशायी हो गए और नीतीश कुमार मात्र 2 सीट पर अटक गए। उसके बाद की राजनीति की जरूरत नहीं है कि हम आपको हर पहलू पर विचार विमर्श करें, हर पहलू को फिर से बताएं, पर अब जो 2020 का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर नीतीश कुमार हिल गए हैं। कभी एमएलसी को अपने तरफ लाते हैं अपने विरोधी खेमे से, तो कभी
उन लोगों को लाते हैं जो पिछले कई सालों से लगातार पार्टी के विरोधी कार्रवाई कर रहे थे और उन्हें वक्त के हिसाब से हटाया जाना था। जो सबसे ज्यादा करीबी थे 2009 में उन्हें अपने पास लेकर के श्याम रजक की मैं बात कर रहा हूं लाए, उन्हें मान सम्मान भी दिया और उन्हें पद भी दिया। पर अचानक से जो नीतीश कुमार के पचरत्न हैं उन्हें नहीं रास आ रहे थे। दलितों की राजनीति आगे बढ़ गई थी। आपको हमने बताया कि किस तरह से सवर्णों की राजनीति से मिडिल वर्ग की राजनीति शुरू हो गई, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति शुरू हुई और राजनीति में एक ग्राफ बनना शुरू हो गया। कांग्रेस के राज में कहा जाता है कि सवर्णों को राजनीति में एक अच्छी पकड़ हो गई थी, लेकिन वहां से ग्राफ गिरता चला आया और ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ। अब यह दौर दलितों की तरफ जा रहा है। आप आराम से देख सकते हैं इस चीजों को और यह ग्राफ किस तरह से नीचे जा रहा है। जैसे ही इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सारी चीजें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और इस कड़ी को सुलझाने का रास्ता आपको समझ में आ गया होगा। 2015 में किस तरह से एक छोटी सी बात को लेकर के लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था, तब जबकि हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा था, और वो था आरक्षण। इस बार के चुनाव में मुद्दे कौन है? 15 साल बनाम 15 साल नीतीश जी का सबसे बड़ा एजेंडा है और मुद्दा है। इन 15 सालों में उन्होंने क्या किया, ये बातें से करने से ज्यादा लालू प्रसाद ने 15 साल में क्या किया था, वो बातें ज्यादा अहमियत वाली हो गई हैं और चुनाव इसी पर होने हैं। आपने देखा कि किस तरह से श्याम रजक को लगा कि अब उनका मान सम्मान नहीं है। वो श्याम रजक जिन्होंने मान सम्मान के लिए ही जदयू में अपना पदार्पण किया था। भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जो जदयू से आरजेडी में आएंगे, आरजेडी से जदयू में जाएंगे और यह सिलसिला चलेगा तब तक जब तक कि आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है। इन सबके बीच में जो स्थिति सामने आ रही है, एक बात तो तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहलवानी में बाकी के छोटे मोटे पहलवान हमेशा रिंग से बाहर ही रह जा रहे हैं और ये दोनों ऐसा मल्ल युद्ध कर रहे हैं कि रेफरी भी हैरान है कि आखिर जीत हार किसे दें। बार बार दोनों चित करने की जगह पर दोनों सामने सामने आ जाते हैं और नोचने पकोटले लगते हैं अपने एक दूसरे को। गेम फिर रुक जाता है और रेफरी देखता ही रह जाता है और यही सिलसिला चलेगा चुनाव तक। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मंशा है कि इस लड़ाई में, इस मल्ल युद्ध में किसी को एंट्री नहीं दी जाए और यही बात भारतीय जनता पार्टी महसूस कर गई है, इसलिए चुप है कि आखिर चुनाव से पहले वो कुछ भी कर ले, इन्हीं दोनों के पीछे चलना है तो नीतीश कुमार में हर्ज क्या है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के पास भी अब कोई विकल्प नहीं है। तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू करके भी वो जान रहे हैं कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा और अंततः इन्हीं दो खेमों में आकर के उन्हें रहना पड़ेगा। लड़ाई इन दोनों के बीच में होगी, ये तो तय माना जा रहा है। तीसरा मोर्चा बहुत प्रयास के बाद यशवंत सिन्हा से लेकर के जितने भी लोगों के नाम आप ले ले, सब धराशायी हो गए। चिराग पासवान को भी रास्ता दिखा दिया गया है, पर वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि इस रास्ते में जाने में बहुत कठिन है डगर पनघट की। दो पहलवानों की लड़ाई में देखने वाली बात यह होगी कि तीसरे पहलवान की एंट्री चुनाव से पहले तो संभव नहीं लगती है, लेकिन चुनाव के बाद किसके हाथ को ऊपर उठा करके रेफरी विजेता घोषित करेगा, यह अभी देखना बाकी है। पर आप निर्णायक हैं, आप रेफरी हैं, आप ही मालिक हैं और अपने मालिकों के पास यदि 5 साल तक नौकर नहीं गया है, लगातार तनख्वाह उठा रहा है, वेतन उठा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसे नौकरों को अलविदा कह दें। भोरे भोर में यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्योंकि इसमें चटकारे नहीं थे, इसमें नमक मिर्च नहीं था, ये सीधा सीधा वो बातें थी जो बातें आपके जहन में उमड़ घुमड़ कर रही हैं। मिलते हैं फिर किसी खबर के साथ, किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातें यहीं मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।